हेलो नमस्कार मेरे समाचार में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को लेकर। सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट में अस्थायी पदों को स्थायी किया गया है। इससे अतिथि शिक्षकों को कितना लाभ होगा इसके संबंध में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। और जो संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों हैं, उनको कितना लाभ मिलेगा सरकार की इस घोषणा। सरकार ने अस्थायी पदों को स्थायी करने की घोषणा की है। उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। तो अतिथि शिक्षक इससे नियमित होंगे, किनको बाहर किया जाएगा, पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और लाइव वार्ता में सुनाने वाला हूँ, नेशनल डिबेट भी सुनाने वाला हूँ। सरकार ने क्या पक्ष रखा है और हाई कोर्ट का क्या निर्णय है और इससे कितने अतिथि शिक्षकों को लाभ मिलने वाला है और कितने अतिथि शिक्षक बाहर होने वाले। तो अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी अपडेट पाने के लिए। सरकार से ये कहना चाहूंगा कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख पदों की भरने की बात अगर कही है तो ये आउटसोर्स के भी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ इसके खिलाफ है। नियमित भर्तियां हो, जो भी हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं वो जाएं और नियमित होकर अगर काम करेंगे तो उसका एक अच्छा सरकारी कामों की डिलीवरी भी अच्छी होगी। इससे सरकार का भी फायदा होगा, जनता का भी फायदा होगा। ठीक है रमेश जी, क्या इस फैसले के बाद जो अस्थायी और अस्थायी कर्मचारी उनके वेतन में भी समानताएं देखने को मिलेंगी? नहीं, देखिए वो आदेश में जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल पदों का वर्गीकरण किया गया है, ना ही उसमें ये लिखा गया है कि नियमित कर्मचारियों के समान जो स्थायी पद है उनको जो पदों को स्थायी किया जाएगा, सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। केवल पदों का वर्गीकरण है और उसमें यह कर दिया गया कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के जो पद हैं वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे आवश्यकता है तो, और यह आउटसोर्सिंग प्रथा जारी रहेगी। और आउटसोर्सिंग वालों का जो शोषण और संविदा कर्मचारियों का जो शोषण जारी है वो होता रहेगा। हमारी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी स्थितियों को समझें। जो अधिकारी आप जो लेके जाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें वो अपने फायदे की चीज लेके जाते हैं। अधिकारी नौकरशाह नहीं चाहते कि दैनिक वेतनभोगी आउटसोर्सिंग और ये पद और ये प्रथा जैसे समाप्त हो। क्योंकि जैसे हमारे जितेंद्र सिंह जी भाई जो है उन्होंने कहा, जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि ये केवल और केवल जो बंगलों पे और सारी सुविधाएं लेने के लिए अस्थायी पद और आउटसोर्सिंग पद और संविदा कर्मचारियों के पद बनाए गए हैं। ये बाकी बड़े अधिकारियों के पदों का आउटसोर्सिंग क्यों नहीं करते? बड़े बड़े उच्च पदों पे क्यों नहीं करते? केवल तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पे आउटसोर्सिंग क्यों की जा रही है? देखिए, एक व्यवस्था बनाई गई आउटसोर्स की, ठीक है, आप उसका विरोध करते हैं आउटसोर्स की जो व्यवस्था बनाई गई, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वे भी तो कर्मचारी हैं, वे भी तो अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के पोषण के लिए काम कर रहे हैं ना। लेकिन तो उनके लिए भी व्यवस्था बनाना जरूरी है ना। लेकिन तो व्यवस्था क्या बनाई आपने? उनको 10,000 11,000 रुपए देते हैं आप, उसमें से कमीशन प्रथा जो ठेकेदार के माध्यम से रखते हैं। ठेकेदार 1,000 रुपए ठेकेदार ऑफ द रिकॉर्ड ले लेता है उनका शोषण करके, इधर सरकार से कमीशन लेते हैं। और वो यदि कर्मचारी बोलता है कि हमारी मेहनत का पैसा आप क्यों ले गए, जैसे आपने दीवार फिल्म देखी थी, वो वहां पे कुलियों से वो टैक्स वसूला जाता था, ऐसे ठेकेदार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से 1,000 रुपए 1,500 रुपए 2,000 रुपए रिश्वत लेते हैं। अब तो ये भी देखने में आ गया है कि आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए भी जो सेड मैप और ये जो संस्थाएं हैं इनमें जो ठेकेदार जुड़े हुए हैं, यदि आउटसोर्सिंग की लेते तो 25-25 30 हजार 50-50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर ठेकेदार लगाएंगे कि हम तुम्हें आउटसोर्सिंग नौकरी लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है आउटसोर्सिंग। और इसमें जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो आज पढ़ लिख के इंजीनियर और सारी चीजें ग्रेजुएशन करके निकल गए, मेहनत और खून पसीने उनके माँ बाप पढ़ाते हैं। तो इसमें एक दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं ना, जब कहा जा रहा है कि जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनको भी नियमित और स्थायी कर्मचारियों की तरह जो है वो लाभ दिया जाएगा, ये अंतर खत्म किया जाएगा। ये हुआ ही नहीं, ये हो ही नहीं। आप देखिए अगर ऐसा किया जाता है तो करार किए जाएंगे फिर तो उस कंपनी के साथ जिसको आउटसोर्स पर पूरा ठेका दिया जा रहा है, जिसको लिया जा रहा है, उसके साथ कई प्रकार के एग्रीमेंट भी तो किए जा सकते हैं और उसमें कर्मचारियों के हित की बात कही जाएगी। बिल्कुल, यदि ऐसा है कि नियमित कर्मचारियों के समान उनको वेतनमान और सुविधाएं संविदा कर्मचारियों और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी जाती हैं तो इससे अच्छा कोई निर्णय नहीं हो सकता। हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आउटसोर्सिंग को वही कलेक्टर दर जो न्यूनतम वेतन है 8,000 10,000 12,000 रुपए दिया जा रहा है और दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कहीं कोई बात नहीं है। जब आदेश आएगा आप देखिएगा। अंशकालीन कर्मचारियों के लिए भी सुविधा की बात कही है जीतन जी? नहीं, देखिए, अंशकालीन कर्मचारियों के लिए सुविधा की बात हुई है। अंशकालीन कर्मचारी, देखिए मैं एक उदाहरण बताऊं आपको कि स्कूल शिक्षा विभाग में अंशकालीन भर्तियों की भर्ती
की गई थी बहुत न्यूनतम मानदेय पे, और आज उनको 6,000 रुपये मानदेय आज दिया जाता है। देखिए, उसके पीछे जो सरकार का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल ठीक था। सरकार का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर किसी गांव में अगर कोई हाई स्कूल है या हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो उस गांव का ही किसी व्यक्ति को सवेरे झाड़ू पोछा करने के लिए उस स्कूल में आएगा वो, और स्कूल का झाड़ू पोछा करेगा, वहाँ पे जो भी मटके होंगे, पानी के बर्तन होंगे, उसको भरेगा, और 1-2 घंटे अपनी सेवा करने के बाद वो अपना खेती किसानी का काम करेगा और अपने जो भी धंधे करेगा। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये था, अंशकालिक वृत्ति के पीछे। लेकिन क्या होता है कि जब वो सरकारी सिस्टम में कोई व्यक्ति आ जाता है तो फिर उसके शोषण का काम शुरू होता है। आज अंशकालिक वृत्तियों की ये स्थिति है, हमारे पास आते हैं तो उनको वहाँ का प्रिंसिपल दिन भर स्कूल में बैठा के रखता है, फिर वो कहता है कि नहीं साहब हमारे घर का भी झाड़ू लगाओ, हमारे घर का भी काम करो। तो उसको कहा 2 घंटे के कॉन्सेप्ट जो था स्कूल शिक्षा विभाग का कि 2 घंटे उसको ड्यूटी करना है, सुबह शाम उसको झाड़ू लगाना है और बाकी अपने काम करना है, वो 6,000 रुपये उसको मान दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अभिजीत जी, आज अगर किसी अंशकालिक वृत्ति से 10-10, 12-12 घंटे काम लिया जा रहा हो और उसको 6,000 रुपये मान दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक न्याय? तो आपको क्या लगता है इस फैसले के बाद से उनकी समस्या का समाधान होगा, स्थिति बदलेगी? अब वो हम देखेंगे। मैं तो बैठूंगा, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि ये जो आउटसोर्स है और जो अंशकालिक है, अंशकालिक देखिए, अंशकालिक योजना तो ठीक है, लेकिन जो निचले स्तर पे उनका जो शोषण है, सरकार को शोषण बंद करना चाहिए। कोई भी अंशकालिक वृत्ति है वो 2 घंटे अपना झाड़ू पोछा लगाए, उसके बाद से किसी भी प्रिंसिपल को उसका शोषण नहीं करना चाहिए, किसी जिला शिक्षा अधिकारी को उसको अपने बंगले पर नहीं बुलाना चाहिए। उससे गैर जो काम बेगारी जो कराई जाती है उस पर रोक लगना चाहिए। ठीक है, इस आखिर लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि इस फैसले के बाद कौन से ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें खुश होना चाहिए, जिन्हें लगे कि नहीं ये फैसला बिल्कुल उनके हित में लिया गया है और अच्छा फैसला है? कार्यभारित कर्मचारी। देखिए, कार्यभारित कर्मचारियों के बारे में ये कहा गया है कि आज क्या होता है कि एक के आगे लगा दिया जाता है कार्यभारित और एक के लगा दिया जाता है नियमित। तो मैंने जो आपको बताया कि कार्यभारित कर्मचारियों को इस प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की भी पात्रता नहीं थी। अगर जो व्यक्ति अक्टूबर 2016 से पहले हमारा कार्यभारित कर्मचारी एक्सपायर कर गया, उसके बच्चे को आज तक नियुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि वो 10 अक्टूबर 2016 से लागू किया गया कि इसके बाद अगर 11 अक्टूबर को कोई अगर कार्यभारित कर्मचारी मरा है तो उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति मिली है, अगर कोई 9 अक्टूबर को मरा है तो उसके बच्चे को नहीं मिली। तो इस प्रकार की कार्यभारित में एक खाई थी, असमानताएं थी। आज अभी मैं पूरा स्टडी नहीं कर पाया हूं, अगर ये कहा गया है कि सांख्येतर घोषित कर दिया है, मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं कि शोषण बचेगा। अब जो हमारे कार्यभारित कर्मचारी अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, मैं ये भी चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक उनको जो अवकाश नकदीकरण का लाभ है, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी सांख्येतर घोषित कर दें और अगली कैबिनेट में लाके इस प्रदेश की सरकार उनको अर्जित अवकाश का लाभ भी देने का आदेश करती है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश के कार्यभारित कर्मचारियों के हक के लिए ये बड़ा निर्णय हुआ है। ठीक है, क्या कहेंगे रमेश जी? ठीक, यदि निर्णय जब आदेश निकलेगा, अभी तो आदेश जारी नहीं हुआ, अभी तो कैबिनेट का निर्णय, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग जब इसका आदेश निकालेगा, उस आदेश में क्या लाभप्रद है और क्या किन लोगों को लाभ मिला है, किन बिंदुओं पर फोकस किया जाता है, किन बिंदुओं को फोकस किया जाएगा, ये इसको लेके विभाग ने आदेश क्या निकाले। क्योंकि जब विभाग जैसे संविदा कर्मचारियों को 22 जुलाई 2023 को घोषणा अलग हुई थी और आदेश अलग निकला, तो जब आदेश निकला तो उसमें बहुत सारे किंतु परंतु लिखे गए थे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसका लाभ मिला ही नहीं, जो वास्तविक मिलना चाहिए था, जिस घोषणा को लेके संविदा कर्मचारी उत्साहित थे। तो जब अधिकारियों ने जब आदेश निकाला उसमें बहुत सारे किंतु परंतु लगे हुए थे। तो जब आदेश निकलेगा उसी के बाद यदि कार्यभारित तो किसी को भी लाभ मिलता है तो हम उसको स्वागत करेंगे, और जिनको नहीं मिला उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर ज्ञापन देंगे, फिर लड़ाई लड़ेंगे कि भैया इसका ऐसा किया जाए, जो छूट गया उसको फिर से किया जाए। ठीक है, लेकिन ये जो 10 से 5 श्रेणियां बनाने की बात कही जा रही है, फिर ये क्या है? ये मैंने बताया ना कि पहले 10-15 श्रेणियां थी कि सबके दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, अल्पकालीन कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, नियमित कर्मचारी,
ऐसे बहुत सारे पद थे, उनको 5 श्रेणियों में विभाजित कर दिया है। स्थायी पद, अस्थायी पद, संविदा कर्मचारी पद, आउटसोर्सिंग कर्मचारी पद और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, ये 5 श्रेणियों में विभाजित। तो फिर इससे भी तो कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा ही ना उनको। ये तो वो केवल पदों का स्थायीकरण किया, मतलब पदों का वर्गीकरण किया है, ना कि उस नीति के अंदर ये लिखा है कि जिनको हम स्थायी कर रहे तो उनको ये लाभ दे दिया जाए, नियमित कर्मचारी को समान कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। केवल पदों का वर्गीकरण किया गया। देखिए, मैं आपको बताऊं अभिजीत जी, शिक्षा विभाग में एक बार की घटना बताऊं कि जब स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी स्कूल शिक्षा मंत्री थे, हम लोग उनसे मिलने गए। जब हमने गुरुजी और मानसेवी शिक्षक की बात की तो एकदम तिलमिला गए कि लिए इस स्कूल शिक्षा विभाग में कितने कैडर हैं। अपने पीए को बुलाया कि ले यार मुझे लिख के दो। तो देखिए क्या है कि सर्वनाश तो हुआ है स्कूल शिक्षा विभाग में। जिस प्रकार से गुरुजी, संविदा शिक्षक, संविदा कर्मी, मानसेवी शिक्षक, तो कहीं कहीं आज कम से कम सरकार ने एक राज्य शिक्षा, यानी कि जितने कैडर रहे जटिलता है उतनी ज्यादा बढ़ती गई है। हाँ, बढ़ती गई और दिक्कतें बढ़ती गई। तो स्कूल शिक्षा विभाग में भी एक अच्छा निर्णय हुआ था कि राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक का परिकल्पना की गई थी, जो आज वर्तमान में लागू है। पहले स्कूल शिक्षा विभाग में क्या होता था, संविदा के रूप में शिक्षा कर्मी के रूप में भर्तियां की जाती हैं और 2500 3,500 रुपये मानदेय। तो वही मैं एक बार मैंने एक सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा कि इस प्रदेश के जो मनरेगा का कर्मचारी है उसका वेतन 121 रुपये है मजदूरी, और संविदा कर्मचारी को आप 83 रुपये देते हो, तो इस प्रदेश के वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो एकदम तिलमिला से गए थे। तो मेरा ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये सुधार तो हो रहे हैं। बीच की जो खाइयाँ थी शिक्षा विभाग में भी सरकार ने अच्छा सुधार का काम किया है। और ये भी जो 5 कैडर जो खत्म किए हैं, इनकी क्या। अच्छा, एक छोटी सी बात और आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे कौन से बिंदु होंगे जो आप चाहेंगे कि इस आदेश में उनका उल्लेख किया जाए, क्योंकि अभी आदेश तो आया नहीं है। जब ये आदेश आएगा तो किन चीजों पर उसमें फोकस किया जाए, और अगर आपके अनुरूप वो चीजें नहीं रहती है तो फिर क्या स्टैंड लेंगे कर्मचारी संघ? जो भी निर्णय, जैसे ये आदेश जो आता है, तो अगर इस आदेश में स्थायी कर्मी के बारे में अगर ये कहा गया कि स्थायी कर्मी हम खत्म करते हैं। देखिए, स्थायी कर्मी के बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने भी बहुत बड़ा निर्णय दिया है और जीएडी में उसमें एक्सरसाइज चल रही थी कि जो स्थायी कर्मी जो सरकार ने बनाया था, जिनको 4,000 5,000 का जो एक स्केल दिया था, और 28 और 20 साल के संघर्ष के बाद आज भी उनको 18-19 हज़ार से ज्यादा वेतन नहीं मिल रहा। बाकी उनको 7वें वेतनमान की सुविधाएं नहीं है, अन्य उनको सुविधाएं नहीं है। तो अगर स्थायी कर्मी के बारे में भी निर्णय हुआ होगा तो ये बहुत अच्छा निर्णय है। मैंने कार्यभारित के बारे में आपको बोला ही है, और मैं चाहूंगा कि ठीक है, मैं स्वागत करता हूं कि कम से कम सरकार ने कुछ तो बांधा। ये जो 5 कैडर कौन कौन से खत्म किए, मुझे एक स्थायी कर्मी की समझ में आता है, कार्यभारित का समझ में आ रहा है। अभी आपके जो ब्रीफिंग थी उसमें भी कौन से पद समाप्त किए हैं उसका भी कहीं उल्लेख नहीं है, ना आप भी उल्लेख। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। सरकार ने निर्णय किया है, कर्मचारी हित में ही निर्णय लिया होगा और हम इसका स्वागत करेंगे। अगर हित में नहीं होगा तो हम सरकार से बात करेंगे। ठीक है, समय की सीमा, इस चर्चा को यहीं हमें विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जितेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और रमेश राठौर जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला कैबिनेट में लिया गया, हालांकि इसको लेकर अब आदेश आएगा और इस आदेश पर कर्मचारी संगठनों की नजरें हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते